हाय। तो ऋतिक रोशन सीरीज के पहले वीडियो में मैंने बात करी थी ऋतिक और कैटरीना के अफेयर के बारे में, और फिर उसके दूसरे पार्ट में ऋतिक रोशन के दो अफेयर्स के बारे में बात करी थी। पहला करीना कपूर के साथ जो उसके शादी के पहले शुरू होता है और शादी के बाद खत्म होता है, और दूसरा श्वेता बच्चन के साथ। और अब ये थर्ड पार्ट इस बारे में है कि सुजैन रोशन और ऋतिक रोशन की ये शादी चलने वाली थी ही नहीं, शादी की शुरुआत से ही। बस सवाल इस बात का था कि ये शादी टूटेगी कब आखिरकार, शादी के शुरू के सालों में ही या बहुत देर में। और अब हमारे पास जवाब है। 14 साल की शादी, 2 बच्चे, ऋतिक के लगातार एक के बाद एक अफेयर्स, सुजैन का ड्रग एडिक्शन, सुजैन का खुद का अफेयर, और फिर फाइनली डिवोर्स। इसके अलावा इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि सुजैन और गौरी की फ्रेंडशिप को आखिरकार हुआ क्या। तो शुरू से शुरू करते हैं। मुझे याद है कि एक वीडियो में ऋतिक रोशन ने दबे छुपे शब्दों में ये बात बोल ही दी थी कि उसकी शादी बेसिकली ओपन मैरिज है। What is it that keeps you and Suzanne together in spite of all this? I think what's wrong with the word love is the fact that love mostly for all of us means to possess. You have to possess what you love, right? And that I think is something that makes it go wrong. Companionship is one that does not need the security of a commitment. It doesn't. It's an everyday choice instead of being security and But commitment. you arrive तो ऋतिक रोशन के हिसाब से लव डज नॉट नीड द सिक्योरिटी ऑफ कमिटमेंट, मतलब बेसिकली ओपन मैरिज। और फिर मुझे ये भी याद है कि आपकी अदालत में कंगना ने बताया था कि ऋतिक ने उससे क्या कहा था। हम लोगों का रिलेशनशिप चला था तब उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसा नहीं है कि किसी तरह से बहलाया था या फुसलाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो कंगना, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं कर पाऊँगा पब्लिकली, और कभी हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। मेरा कोई संबंध नहीं है मेरा वाइफ से, ये नहीं है वो नहीं है। उन्होंने मुझे जो भी बोला वो प्राइवेट बातें हैं, शायद हमको करनी भी नहीं चाहिए यहाँ पे। कहा कि मेरा ऐसा फैमिली का सिस्टम है कि मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ पाऊंगा। और तो फिर उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया, उनकी वाइफ ने ही डिवोर्स मांग लिया तब। सो लाइक क्लियरली ये शादी ओपन मैरिज थी। तो अब सवाल ये है कि सुजैन इस तरीके के सेटअप के साथ इतना ओके क्यों थी? एंड अनफॉर्चुनेटली द आंसर टू दैट इज उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। खुद सुजैन ने बोला था ये कॉफी विद करण पे कि वो ऋतिक से बहुत प्यार करती है और वो इमेजिन भी नहीं कर सकती है ऋतिक से अलग होना। Like if there has to be a time where I'm not with Ritik for whatever reason, I don't think I would want to move on with my life. I can't imagine my life without him. I think I'm too attached. और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके के फैमिली में सुजैन पली बड़ी है ना, एक बार उस फैमिली को देख लेते हैं। वो आपको डिफाइन कर देगा कि सुजैन का नेचर ऐसा क्यों था कि वो इतने सालों तक ऋतिक की लगातार चीटिंग को एक्सेप्ट करती गई। तो सुजैन के माँ बाप का नाम संजय खान और जरीन खान है। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि संजय खान 70s-80s के एक्टर हुआ करते थे। तो उनकी वाइफ जरीन खान जब अपने तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी पे थी, सुजैन खान बाय द वे 4 भाई बहन है, तो जब उनकी मॉम अपनी तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी पे थी, उस वक्त संजय खान का अफेयर शुरू होता है जीना तमान के साथ। वैसे र्यूमर्स की माने तो उनके और भी अफेयर्स रहे हैं, लेकिन ये अफेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। तो ये अफेयर लगभग 1-1.5 साल तक चलता है और ये खत्म तब होता है जब संजय जीनत अमान को बुरी तरीके से पीटते हैं ताज होटल में ऑर्गेनाइज की गई एक पार्टी में। और आसपास वहाँ पे देखने वाले जितने भी लोग रहते हैं, कोई जीनत को बचाने के लिए बीच में नहीं आता है। और उनकी वाइफ, संजय की वाइफ जरीन भी वहीं पे थी, और वो क्या करती हैं, वो भी अपने हस्बैंड को ज्वाइन कर लेती हैं जीनत को अब्यूज करने में। और ये अब्यूज इतना सीरियस था कि जीनत अमान की दाईं आंख, राइट आई, उसके आसपास की मसल्स कम्प्लीटली डैमेज हो गईं। और इस पूरे मारने पीटने के बीच में संजय ने ऐसा स्पेसिफिक किया क्या था कि जीनत के आंखों के आसपास की मसल्स इतना अधिक डैमेज हुई। और जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, वैसे वैसे उनकी राइट आई ड्रूपी होती चली गई, और कुछ वक्त के बाद वो सिर्फ आधी ही खुलती थी। तो इसके बारे में जीनत अमान की फ्रेंड है शोभा डे। शोभा डे के बारे में मैंने पहले के भी कुछ वीडियोस में बात करी है। वो इंडिया की बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है, लेकिन अपने यंग
यंग एज में वो मॉडल हुआ करती थी और जीनत अमान के साथ उन्होंने मॉडलिंग वगैरह करी है और वो उनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रही हैं। तो शोभा डे ने अपना एक मेमोयर लिखा था जिसका नाम सेलेक्टिव मेमोरी है और उसमें वो लिखती हैं जीनत अमान के बारे में, वन आई वॉज कंसिडरेबली स्मॉलर देन द अदर, द रफ हील ऑफ संजय खान्स बूट ग्राउंड इनटू इट हैड लेफ्ट इट्स परमानेंट मार्क। आई होप कि आपने ये ध्यान से पढ़ा हो मेरे साथ साथ। तो संजय खान बेसिकली अपने जूते की हील से जीनत अमान की आंख पे, इफ यू गेट व्हाट आई मीन, उसके वजह से उनकी आंख परमानेंटली डैमेज हुई है। और जरीन खान, सुजैन खान की मॉम, उन्हीं के साथ लग जाती हैं जीनत अमान को और भी अब्यूज करने में। तो ऐसे शेडी पेरेंट्स थे सुजैन खान के। खैर जीनत अमान की पूरी स्टोरी एक्चुअली सिर्फ जीनत अमान की स्टोरी नहीं है, जो संजय खान के साथ उनका पूरा अफेयर था उसके ऊपर मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली में नेचुरल ऑर्गेनिक अफेयर भी नहीं था, ये प्लान्ड चीज थी जिसे दोनों संजय और जरीन ने एक साथ मिलकर के प्लान करा था। उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि अक्सर लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ अब्यूज के बारे में बोल करके छोड़ देते हैं। तो उन सब चीजों को मैं दूसरे वीडियो के लिए छोड़ देती हूँ। अभी सुजैन खान पे वापस आते हैं। सुजैन की मॉम जरीन, वो हमेशा अपने पति के इस तरीके की हरकतों को जस्टिफाई करती आई है और उनके नजर में उनके हस्बैंड कितने भी अफेयर्स करें वो सब कुछ ठीक है एज लॉन्ग एज वो घर पे वापस आते हो और उनकी वाइफ वो है, घर की मालकिन वो है। यू नो द टिपिकल माइंडसेट जो बहुत सारी औरतों का होता है जिनके पति उन पे चीट कर रहे होते हैं। ऐसी ही जरीन खान भी थी। जितना मैंने पढ़ा है उससे मुझे यही बात दिखाई पड़ी है। और सुजैन ऐसी ही फैमिली में बड़ी हुई है। भले ही वो फॉरेन गई थी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, लेकिन जिस तरीके की फैमिली में आप बड़े होते हो ना, वैसा आपका माइंडसेट हो जाता है। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि जब ऋतिक रोशन सुजैन पे शादी के पहले से चीट कर रहे थे और शादी के बाद तक किए हैं, उसके बावजूद भी सुजैन उनसे शादी करने के लिए तैयार थी। और करीना के साथ वो अफेयर चला है शादी के 3-4 साल बाद तक। फिर भी सुजैन वॉज लाइक, मैं ऋतिक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। इनफैक्ट कॉफी विद करण का जो ये क्लिप मैंने लगाया था, ये करीना के साथ अफेयर खत्म होने के बाद सुजैन ने बोला है। सो एक लॉन्ग टर्म साइड रिलेशनशिप में था इनका पति, उसके बाद भी वो ऋतिक से मूव ऑन नहीं कर सकती थी और कभी अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यही सेम काम उनकी मॉम ने करा था, क्योंकि संजय की रिलेशनशिप जीनत अमान के साथ लगभग 1.5 साल की थी एंड जरीन खान स्टेड डिस्पाइट दैट। जिंदगी भर रही है अपने पति के साथ, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ओवर टाइम ये रिलेशनशिप बेसिकली ओपन हो जाती है और उसी सब के साथ शुरू होता है सुजैन का ड्रग एडिक्शन। लेकिन अब ये ड्रग एडिक्शन भी सुजैन के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसके फैमिली में ड्रग एडिक्ट्स बहुत सारे हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व रही है हमेशा से ही। लेकिन बाई चांस इनमें से 3 लोगों के केस सामने आ गए थे पब्लिक में। पहला, उसके कजिन फरदीन खान। तो होता यह है कि साल 2001 में मुंबई के जुहू एरिया में एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फरदीन खान को उनके ड्रग पेडलर नसीर शेख के साथ अरेस्ट करती है और उनके पास से उन्हें 9 ग्राम कोकेन मिलता है। और फरदीन का ये कहना रहता है कि वो कोकेन लेते हैं फ्रेश रहने के लिए, क्योंकि वो सोने के लिए जाते हैं रात में 3 बजे और शूटिंग के लिए रिपोर्ट करते हैं सुबह 9 बजे। तो वो कोकेन लेते हैं फ्रेश रहने के लिए। अब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर आपके पास 26 ग्राम के ऊपर कोकेन मिलता है तो आपको उसे कोकेन का सप्लायर या पेडलर माना जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा अमाउंट में ड्रग है। लेकिन आपके पास अगर बहुत कम अमाउंट में है तो आप ड्रग पेडलर की कैटेगरी में नहीं आते हो, तब आप सिर्फ बायर हो और उसके वजह से आपकी सजा बहुत घट जाती है। पेडलर होने में बहुत लंबी सजा मिलती है। फरदीन के लॉयर्स ये बोले थे कि वो सिर्फ 1 ग्राम कोकेन ही खरीदने गए थे। भले ही जब फरदीन और नसीर शेख को अरेस्ट किया गया था उस वक्त 9 ग्राम कोकेन मिला था, लेकिन फरदीन के लॉयर्स का ये कहना था कि बाकी का 8 ग्राम का फरदीन से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ 1 ग्राम ही लेने गए थे और वो कभी कभी ही कोकेन लेते हैं, रेगुलरली नहीं। तो वो ओकेजनल बायर हैं, तो उनकी सजा वैसे भी बहुत कम होनी थी। उसके बावजूद भी रईसों की रईसियत तो आप लोग जानते ही हैं। 10 साल तक ये केस खिंचा, फिर फाइनली 2011 या 12 में वो एक डी एडिक्शन प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर उन्हें फाइनली छोड़ दिया जाता है, मतलब उनके चार्जेस कंप्लीटली डिसमिस कर दिए जाते हैं, इस कंडीशन पे कि अगर दोबारा से उन्हें कभी ड्रग्स के साथ पाया गया तो उनके चार्जेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। सिर्फ फरदीन ही नहीं, सुजैन के सगे भाई जायद खान वो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व थे अलेजडली। जायद का केस अलेजडली है। तो जायद खान के केस में प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में इस तरीके की न्यूज छपी थी, लेकिन मैं एक केस को पढ़
पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा जिस्ट समझ में आ जाए कि सिचुएशन था क्या। When Zayed Khan, Suzanne Khan broke Kareena Kapoor's friendship with her BFF Isha Deol. As the media was buzzing back then with several theories behind the broken friendship between Isha and Kareena, it was a popular narrative circulated by one of Ahana Deol's, Isha Deol's sister, college mate that gave an altogether different reality check. According to that person, after Isha started to get too involved romantically with her frequent co-star Zayed Khan, her mother Hema Malini was totally against the match. Therefore, she asked Kareena to speak to Isha about the same, which ended up causing arguments and differences between them. The report stated, "Okay, I know this one because Ahana was in my college when this drama was unfolding. So apparently Isha was getting too involved with Zayed and his crew. Zayed at the time was quite known for his drug habits. Hema didn't like it one bit and asked Kareena to stop Isha and tell her to concentrate on her career. Kareena tried to speak to Isha, but Isha was blinded by love and fought with Kareena due to this. Zayed's sister Suzanne Khan apparently had added fuel to the fire. There was also the Suzanne Khan element. She was Zayed's sister and hated Kareena for her Hrithik connection and had influenced Isha too. In the end, they had some pretty nasty fights where Kareena said, "All the coke will ruin Isha's life." And Isha said, "I didn't waste my time running after some married guy." तो यहाँ पे married guy ऋतिक रोशन थे. It pissed off Kareena to an extent that she broke all ties with Isha. By the way, ये करीना कपूर वही थी जो ईशा देओल को अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से बताया करती थी। और आगे चल करके इस लड़ाई के बाद करीना का ब्रेकअप भी हो जाता है ऋतिक से और ईशा का जायद से, लेकिन दोनों की दोस्ती कभी भी मेंड नहीं होती है। दोनों ने ही एक दूसरे को अपनी शादियों पे भी इनवाइट नहीं किया था। सो लाइक ये फ्रेंडशिप कम्प्लीटली टूट गई थी क्योंकि ईशा देओल जायद खान और उसके ड्रग एडिक्टेड क्रू के साथ इन्वॉल्व थी। और मैंने एक ब्लाइंड आइटम भी पढ़ा हुआ है जायद खान के बारे में। आई डोंट नो कि ये कितना सच है, लेकिन क्योंकि मुझे मिला था तो मैं इसे पढ़ दे रही हूँ। He used to be the go-to man in Bollywood as he knew the dealers from abroad. Then he would spread the goods. He had a big mouth, so they dropped him quite some time ago. Maybe he has cleaned his act up. अभी भी यहाँ खत्म नहीं होता है। सुजैन खान की एक सिस्टर है, सगी बहन फराह खान, और उनके एक्स हस्बैंड का नाम डीजे अकील है। खैर, फराह और डीजे अकील का डिवोर्स हुआ था 2023 में, लेकिन जो मैं ये केस बताने जा रही हूँ ये 2007 में हुआ था। एक्चुअली जब आप नोटिस करोगे ना तो सुजैन खान का जो ड्रग एडिक्शन का न्यूज आना शुरू हुआ था, फरदीन खान का अरेस्ट होना, जायद खान के एडिक्शन का न्यूज सामने आना और डीजे अकील का अरेस्ट, ये सब कुछ एक ही टाइम फ्रेम में हुआ था, 2001 से लेकर के 2011-12 के बीच में। सो अकील के साथ ये हुआ था। उन्हें 2007 में दुबई पुलिस ने अरेस्ट किया था क्योंकि उनके पास एक्सटेसी की टैबलेट्स मिली थी। एक्सटेसी भी एक अलग तरीके का ड्रग है। उस वक्त उनकी वाइफ ने मतलब फराह ने ये बोला था कि किसी ने अकील पे ये ड्रग्स प्लान किए हैं उन्हें फंसाने के लिए, एंड फिर कुछ दिनों के बाद वो भी छूट जाते हैं। थोड़ी ज्यादा मशक्कत लगी होगी छुड़ाने में क्योंकि ये अरेस्ट इंडिया में नहीं हुआ था, दुबई में हुआ था, लेकिन फाइनली छूट गए थे वो भी। और जब मुंबई पुलिस से इसके बारे में पूछा गया तो मुंबई पुलिस का ये कहना था, वेल वी न्यू ही वॉज इनटू पार्टी ड्रग्स एंड द ड्रग ही हैज बीन allegedly caught with in Dubai is known to be one, but there was no information about him being a drug peddler, an officer said. So मुंबई पुलिस को पहले से इस बात का अंदाजा था कि वो यूजर है, पेडलर है कि नहीं इसके बारे में नहीं पता था। इनफैक्ट यूएई में डेथ सेंटेंस मिलता है अगर पेडलिंग एंगल को प्रूव किया जा सके तो, लेकिन अगर आप सिर्फ यूजर हो तो आप छूट सकते हो। तो अगर आप देखें तो सुजैन चारों तरफ से ऐसे ही लोगों से सराउंडेड थी जो इलीगल सब्सटेंसेस के एडिक्ट्स थे, या मे बी अभी भी हो, हु नोज। और इसी के बीच में जब आप इमोशनली और फिजिकली सफर कर रहे होते हो ना, लाइक रिपीटेड चीटिंग अपने हस्बैंड की, इमोशनल अब्यूज उसके वजह से जो हो रहा होता है, लगातार अपने पार्टनर का वेट करते करते थक जाना, तो आप एडिक्शन में जा सकते हो, खासकर तब जब आपको ड्रग्स बहुत इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि आपके चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं जो लोग एडिक्ट्स हैं। और इनमें से 2 लोगों के ऊपर तो सीधे पेडलिंग का इल्जाम लग रहा था, सिर्फ यूजर होने का ही नहीं। तो ये जो र्यूमर्स है ना सुजैन के एडिक्ट होने की, आई काइंड ऑफ बिलीव देम। खैर, सुजैन एडिक्ट तो हो जाती है जैसा कि र्यूमर्स और न्यूज आर्टिकल्स का कहना है, लेकिन एटलीस्ट वो एक टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करती हैं अपने चीटिंग हस्बैंड से डिवोर्स लेकर के, जो उनकी माँ ने कभी नहीं किया था, लेकिन किस कीमत पे, एक दूसरे शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर करके, और उसका भी घर टूट गया उसकी वजह से। आई मीन ऑफ कोर्स अर्जुन रामपाल की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके बिहेवियर की वजह से उनका घर टूटा था, लेकिन सुजैन जो कि खुद चीटिंग की विक्टिम नहीं है, वो आगे बढ़ करके किसी दूसरे की फैमिली को तोड़ने में
ने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। वैसा ही कुछ सुजैन के साथ भी होता है। वो ऋतिक को डिवोर्स तो देती हैं, लेकिन आखिरकार जाती किसके साथ है? अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल की भी कहानी एकदम सुजैन खान की ही फैमिली के जैसी ही है। SSR का जब केस हुआ था 2020 में और बहुत सारे लोगों को ड्रग इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था, तो उस टाइम पे अर्जुन रामपाल के आसपास जितने भी लोग थे ऑलमोस्ट सबको एनसीबी के ऑफिस जाना पड़ा था। अर्जुन रामपाल खुद, उनकी बहन कोमल रामपाल, उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला, गैब्रिएला का भाई एजीसी लॉस और एजीसी लॉस का ड्रग सप्लायर जो कि एक नाइजीरियन आदमी था। इन सब के सब को कलेक्टिवली बुलाया गया था एनसीबी के द्वारा क्वेश्चनिंग के लिए। तो ये फैमिली भी ऑलमोस्ट ऐसी ही है जैसे सुजैन खान की फैमिली है। सो लाइक सुजैन ने एक टॉक्सिक साइकिल तो तोड़ दिया कि वो अपने चीटिंग हस्बैंड को फाइनली छोड़ देती हैं, लेकिन दूसरा टॉक्सिक साइकिल नहीं छोड़ा है, एडिक्शन का। सो बैक इन द डे जब अर्जुन और सुजैन भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे और मोर लाइक अपने अपने पार्टनर्स पे चीट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, वो दोनों एडिक्टेड थे उस टाइम पे भी। और वही आदत अर्जुन 2020 तक लेकर के गए हैं। मे बी अभी भी वही आदत हो एडिक्शंस की। खैर, अर्जुन रामपाल की फैमिली का तो अलग ही रायता है, जिसको मैं दूसरे वीडियो में फैलाऊंगी। इसमें सुजैन खान पे ही फोकस रखते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि सुजैन खान डिडंट स्टूड अ चांस इन दिस मैरिज और इन फ्रंट ऑफ ड्रग एडिक्शन बोथ। क्योंकि जब आपके फैमिली में और जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे इसका यूज इतना अधिक नॉर्मलाइज्ड है, तो ऑब्वियसली जब आपकी जिंदगी का सबसे वीक, सबसे डिफिकल्ट टाइम चल रहा हो, तो आप भी ड्रग्स के ट्रैप में ना आ ही जाओगे रिलीफ पाने के लिए। क्योंकि आपके लाइफस्टाइल में तो ये वैसे भी नॉर्मलाइज्ड है ही, और वही सुजैन के साथ होता है। ना तो उनकी शादी चलती है, ना ही वो अपने फैमिली और उनके आसपास के सोसाइटी के ड्रग एडिक्शन के सामने सरवाइव कर पाती हैं, और वो दोनों में ही अल्टीमेटली फेल हो जाती हैं। तो अब अगला सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सुजैन क्यों ऋतिक का इतना साथ दी है? जब ऋतिक और कंगना का पूरा इशू हो रहा था एंड ऋतिक वॉज बीइंग ड्रैग्ड इन द मीडिया, उन्होंने ऋतिक का इतने सालों तक चीटिंग झेला है, उसकी वजह से वो जो एडिक्शन में गिरती हैं वो तो होता ही है। प्लस अर्जुन रामपाल के साथ अफेयर, फिर उस अफेयर में इतना अधिक इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना कि अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के पिता के साथ जो उनका अग्रीमेंट था ओपन मैरिज का कि वो लोग कभी भी डिवोर्स नहीं लेंगे, उस अग्रीमेंट को तोड़ करके वो तलाक भी ले लेती हैं। तो नॉर्मली देखने से लगता है कि वो ऋतिक से दूर दूर और बहुत दूर होती जा रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो पब्लिक में ऋतिक का साथ हमेशा देती हैं। क्यों? पहला कारण तो ऑब्वियस है कि ऋतिक उनके बच्चों के पापा है, तो सुजैन को सपोर्ट करना ही है उन्हें। वो कम्प्लीटली उन्हें छोड़ नहीं सकती हैं, परमानेंटली अपने जिंदगी से निकाल नहीं सकती हैं। और दूसरा कारण है ये मुंबई मिरर में छपा था 2017 में। शी ruined her marriage because of her drug abuse. Now it is being reported that she has lost all her money as well. This arrangement with her ex is mutually beneficial. It improves his image and her bank balance. He needs this to shield him from the bad PR due to another actress's obsession with him. Another actress, Kangna. Thankfully, he has signed several movies. His career seems to be on the right track. You can't keep a good guy down for too long. While everyone and their sister wants to know if Mr. and Miss are getting back together or not, the two protagonists here are keeping mum. No, it isn't that they need time to figure it out. They just aren't. The appearances of togetherness are just a charade in keeping up with good PR, as both parties have had much backlash since they are split. And oh, Miss needs money too. Her business is close to bankruptcy, and that wouldn't look good on anyone's Insta account. So Mr. V here is bailing her out. Such a charming gentleman, no? No one else seems to think so. तो यहाँ पे जिस बिजनेस की बात हो रही है वो सुजैन खान का इंटीरियर डेकोरेशन का स्टोर है, जिसका नाम द चारकोल प्रोजेक्ट है। वो स्टार्ट तो 2011 में ही हो गया था, लेकिन स्टार्टिंग के सालों में वो कुछ खास चल नहीं रहा था, और वो ही बैंकरप्सी के करीब आ गया था 2015, 16, 17 के टाइम पे। और ऋतिक उससे ही उन्हें बाहर निकालते हैं, उसी सून टू बी बैंकरप्सी से। तो वही मेन कारण रहता है कि वो पूरे टाइम ऋतिक के साइड में रहती हैं और कंगना से ऋतिक को इतना डिफेंड कर रही होती हैं। तो एक और बात है जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली ऋतिक रोशन पे इतना अधिक डिपेंडेंट थी, ये कि खुद सुजैन के पापा, मतलब उनके फैमिली वाले और ऋतिक के भी फैमिली वाले इस बात के सपोर्ट में नहीं थे कि वो ऋतिक को छोड़ें। इनफैक्ट सुजैन ने जब डिवोर्स के लिए फाइल करा था ना 2013 में, उसके पहले भी वो 2 या 3 बार मूव आउट करने की कोशिश करी थी, लेकिन हर बार उनके पेरेंट्स बेसिकली उन्हें समझा करके या जैसे भी कन्विंस करके वापस भेज दिए। सबसे पहली बार जब उन्होंने कोशिश करी थी तो वो 2009 में थी। ऋतिक का जो अफेयर बारबरा मोरी के साथ हुआ था उसके जस्ट बाद, मतलब वो उसी टाइम छोड़ने
छोड़ना चाह रही थी ऋतिक को, और उसके बारे में बकायदा न्यूज आर्टिकल भी छपा था। द रोशंस हैव बीन अंडर द स्कैनर फॉर अ व्हाइल। फर्स्ट देयर वर murmurs of Hrithik Roshan's closeness to his Kites co-star Barbara Mori, and then reportedly his wife Suzanne Roshan walked out on him with their 2 sons and stayed at her parents' place। जब इसकी न्यूज फैलने लगती है काफी ज्यादा, तो रोशंस का ये कहना था कि उनके घर में टर्माइट्स का अटैक हो गया था, इस वजह से सुजैन घर के बाहर गई थी कुछ दिनों के लिए, और पूरा मामला फिर रफा दफा हो जाता है। तो ये तो पहला केस था। इसके बाद भी वो 1-2 बार मूव आउट करने की कोशिश करी थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द र्यूमर्स बेसिकली उनके पापा द सेम अब्यूजिव संजय खान, वो बेसिकली सुजैन को सपोर्ट करने से कम्प्लीटली मना कर दिए थे, और फाइनेंशियली भी सुजैन को सपोर्ट नहीं करने वाले थे अगर वो डिवोर्स देती तो ऋतिक को। तो फैमिली का सपोर्ट न होने की वजह से ये शादी और भी 3-4-5 साल खिंची है। बेसिकली संजय के हिसाब से सुजैन को भी वही करना चाहिए था जो उनकी मॉम यानी संजय की वाइफ जरीन ने किया, जस्ट शट अप एंड टेक इट व्हाटएवर योर हस्बैंड इज डूइंग। इनफैक्ट आगे बढ़ करके सपोर्ट करो अपने हस्बैंड को, चाहे वो सही गलत जो भी कर रहे हो, जैसे जरीन ने किया था जीना तमान वाले केस में। नाउ आई हैव अ हंच कि 2011 में द चारकोल प्रोजेक्ट में भी सुजैन ने इसीलिए शुरू करा हो ताकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सके। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सुजैन के पास पैसे बिल्कुल ही नहीं रहे होंगे, आई मीन वो लिटरली मल्टी मिलियनेयर की बेटी है, बट एट द सेम टाइम उतने पैसे नहीं रहे होंगे कि वो लंबे समय तक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें, जैसे कि वो अपने पापा के सपोर्ट से या फिर ऋतिक रोशन के फाइनेंशियल सपोर्ट से मेंटेन करती थी। तो उनके पास उस अमाउंट के पैसे नहीं रहे होंगे। तो मेरा ये हंच है कि 2009 में मूव आउट करने के बाद जब उन्हें वापस भेजा गया अपने पेरेंट्स के साइड से, उसके बाद उन्होंने 2011 में द चारकोल प्रोजेक्ट शुरू किया रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली आगे चल करके द चारकोल प्रोजेक्ट भी बैंक्रप्सी के कगार पे पहुंच गया था, फेल होने लगा था, मगर ऋतिक रोशन को उसी वक्त पब्लिक में अपना इमेज बनाए रखने के लिए, क्योंकि कंगना के साथ पूरा ड्रामा हो रहा था, उस वक्त उन्हें सुजैन रोशन की जरूरत थी अपने साइड पे। तो सुजैन ने उन्हें कवर प्रोवाइड किया, हमेशा सपोर्ट किया, और उन्होंने बदले में फाइनेंशियली सपोर्ट किया सुजैन को। इनफैक्ट सुजैन ने ये सिर्फ 2017-18 में ही नहीं किया था जब कंगना के साथ पूरा इशू हो रहा था, बल्कि पहले भी जब सुजैन और ऋतिक ने अपना डिवोर्स अनाउंस किया था, उस टाइम पे भी आपको पता है ऋतिक ने क्या पोस्ट करा था? तो उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था जो सिर्फ और सिर्फ सुजैन को ब्लेम कर रहा था इस डिवोर्स के लिए। सुजैन हैज डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम मी एंड एंड आवर 17-year रिलेशनशिप। दिस इज अ वेरी ट्राइंग टाइम फॉर द एंटायर फैमिली एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया एंड द पीपल टू ग्रांट अस आवर प्राइवेसी एट दिस टाइम। I do not wish this news to disempower my fans and the people about the institution of marriage in any way. I am a firm believer in this institution and respect and honor it at the highest level. पहले तो ये बोल देना कि ये सुजैन का अकेले का डिसीजन है और अपना चीटिंग के बारे में बताना नहीं। दूसरा, I am a firm believer in this institution of marriage. वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि उन्हें शादी पे भरोसा है लेकिन सुजैन को नहीं है, इसीलिए उन्होंने डिवोर्स का डिसीजन लिया है अकेले अकेले। और उस वक्त भी सुजैन का रिस्पांस बहुत मैच्योर था। अगर आप सुजैन का ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, वो बहुत न्यूट्रल सा है, वो किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हैं, ना खुद को, ना ऋतिक को, ना ही ऋतिक की चीटिंग को। वी आर टू इंडिविजुअल्स हु रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ईच अदर एंड हैव मेड आवर ओन इंडिविजुअल चॉइसेस। वी आर पेरेंट्स टू 2 वंडरफुल किड्स एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स टू प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देम। नथिंग कैन चेंज दैट। वुड अप्रिशिएट इफ वी आर गिवन आवर प्राइवेसी इन सच अ टाइम। थैंक यू फॉर योर वार्मथ एंड कंसर्न फॉर बोथ ऑफ अस एंड द फैमिली। उसके बाद भी जब स्पेक्यूलेशन कम नहीं होती है, लोग अंदाजा लगा रहे थे कि क्या पता ये लोग वापस से पैच अप कर लें, तब वो एक ट्वीट करती हैं और उसमें भी वो ऋतिक को ब्लेम नहीं कर रही हैं। बाय द वे, आई रिक्वेस्ट पीपल टू स्टॉप स्पेक्यूलेटिंग। देयर विल नेवर बी अ रिकंसिलिएशन विद ऋतिक, बट वी विल ऑलवेज बी गुड पेरेंट्स। #नंबर 1 प्रायोरिटी। जब 2013 में डिवोर्स के लिए अप्लाई किया गया था, तब से लेकर के 2017-18 तक जब कंगना के साथ पूरा इशू हो रहा था, पूरे टाइम सुजैन ने ऋतिक को मेनली इसी वजह से सपोर्ट किया है क्योंकि ऋतिक फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स। सो आई गेस मनी टॉक्स। एक और बात, उसी 2017-18 में जब ऋतिक उन्हें स्पेशली फाइनेंशियली फंड कर रहे थे, उसी वक्त अचानक से द चारकोल प्रोजेक्ट एक्सपैंड करने लगता है। सुजैन अपना फर्नीचर लाइन लॉन्च करती हैं, कई सारे डिजाइन एग्जीबिशंस में अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी कंपनी को शोकेस करने लगती हैं, कुछ कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करने लगती हैं
हैं, बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करती हैं जिन्हें वाइडली कई मैगजीन्स में कवर किया जाता है और इन सब में एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। एंड सरप्राइजिंगली ये सब तभी होता है जब कंगना वाला इशू हो रहा होता है और सुजैन कम्प्लीटली ऋतिक के साइड खड़ी रहती हैं। सो लाइक डेफिनेटली कुछ तो फंडिंग ऋतिक रोशन ने करी है उस टाइम पे। आज जहाँ तक मुझे पता है अभी द चारकोल प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल रहा है। इनफैक्ट अभी पिछले साल ही उसका और एक्सपेंशन भी हुआ है। सो आई मीन गुड फॉर हर आई सपोज। अब आते हैं आज के वीडियो के दूसरे टॉपिक पे, गौरी खान के साथ सुजैन की दोस्ती को क्या हुआ। अगर आप अभी से 20 साल पहले चले जाएं, लाइक अराउंड 2002-3 वगैरह, उस समय वो लोग बहुत अच्छी दोस्त थी। इनफैक्ट कॉफी विद करण पे भी करण ने दोनों को एक साथ ही बुलाया था 2004 में। दोनों साथ में पार्टी करते हुए बहुत बार नजर आती थी, साथ में इवेंट्स अटेंड करते हुए। ऐसा भी कहते थे कि गौरी को भी एडिक्शन का प्रॉब्लम था सुजैन के साथ में ही, क्योंकि गौरी के भी हस्बैंड उनपे चीट कर रहे थे। तो लाइक दोनों वाइफ्स काइंड ऑफ कोलैटरल डैमेज बन गई थी अपने हस्बैंड्स के कांस्टेंट अफेयर्स की वजह से। ये अब अडल्ट्स को ना कम्प्लीटली इनोसेंट नहीं कह सकते हो, उनके बैड डिसीजंस का भार उनके ही कंधों पे होता है, चाहे किसी और ने आसपास जो भी करा हो। तो हाँ, गौरी और सुजैन की खुद की गलती थी एडिक्ट्स बनने में, बट एट द सेम टाइम उनके हस्बैंड्स ने जो किया था ना उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इसी टाइम पे जब दोनों के हस्बैंड्स का अफेयर एकदम फुल स्विंग में चल रहा था तो दोनों साथ में डिसीजन लेती हैं अपने अपने हस्बैंड्स को डिवोर्स देने का, मगर गौरी खान पीछे हट जाती हैं। क्यों? महीप कपूर की वजह से। तो आप लोगों ने बॉलीवुड वाइफ्स में देखा ही होगा कि महीप कपूर, भावना पांडे एक्सेट्रा गौरी खान के आसपास रहती हैं। वैसे तो गौरी और महीप हमेशा से ही दोस्त थे, मगर उनकी दोस्ती सबसे ज्यादा गहरी हुई थी जब महीप ने ही कन्विंस किया था गौरी को एसआरके को डिवोर्स न देने के लिए। उनका कहना बेसिकली ये था कि आप ही थी जो शाहरुख के साथ शुरू से लग करके उनका पूरा का पूरा करियर क्रिएट करी है, उनका पूरा एम्पायर क्रिएट करी है। अब अगर आप डिवोर्स दे दोगे तो जो नेक्स्ट वाइफ आएगी या जो गर्लफ्रेंड आएगी, ऑलमोस्ट सब कुछ उसके कंट्रोल में चला जाएगा। तो फिर फाइनली गौरी ने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से प्लस अपने बच्चों के लिए डिवोर्स नहीं दिया था। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, लेट मी रीड इट। एसआरके स्टॉप्ड कमिंग होम ड्यूरिंग दैट टाइम एंड यूज्ड टू स्टे ओवरनाइट इन होटल्स विद पीसी. Gauri went into depression because of that, and it was during this time that she and Mahib Kapoor became friends. Also, she became friends with the whole Bollywood wives gang at that time itself. Then she went to Aditya Chopra and asked him specifically to not release any of PC's films. Karan was also in support of it, and most of these people close to SRK used to tell him that he is destroying his marriage unnecessarily and should abandon PC. Then SRK said to PC that the best he can do for her is to get her in Hollywood through some contacts and she can work there. खैर, तो ये रीजन बनता है कि महीप और गौरी अब क्लोज हैं। तो बेसिकली महीप ने गौरी को वही सिखाया जो उन्होंने किया था। महीप ने खुद बॉलीवुड वाइफ्स में ये बोला भी था कि संजय ने उनपे चीट किया था जब वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उन्होंने संजय को डंप नहीं किया किसी भी कारण से हो वो, और गौरी को भी उन्होंने उसी बात की एडवाइस दी। बट ऑन द अदर हैंड क्योंकि सुजैन डिवोर्स दे देती हैं और उन्हें गौरी का पीछे हट जाना धोखे जैसा फील होता है, फिर फाइनली इसी की वजह से उन दोनों के दोस्ती में दरार आने लगती है। एंड यू नो, गौरी के साथ दोस्ती टूटने के साथ साथ सुजैन काइंड ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स का जो अपना पूरा सर्कल हुआ करता था ना, उससे ही निकल गई थी। एज इन पहले के इंटरव्यूज में सुजैन के साथ लिटरली आप महीप को भी देखोगे और सीमा को भी, लेकिन अब सुजैन कहीं भी आसपास नजर नहीं आती है सीमा या महीप के। और मुझे क्या लगता है शायद से यही कारण होगा कि बॉलीवुड वाइफ्स में सुजैन को इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि आइडियली जब पूरे के पूरे गैंग को इनवाइट किया गया था तो सुजैन क्यों नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि टाइटल बॉलीवुड वाइफ्स था और सुजैन डिवोर्स्ड है इस वजह से इनवाइट नहीं किया गया था, तो आई डोंट थिंक कि ये कारण था, क्योंकि सीमा सचदेव भी तो डिवोर्स्ड है। उनका डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका था जब उन्हें डिक्लेयर किया गया था कि वो बॉलीवुड वाइफ्स ज्वाइन करेंगी। एंड बाय दैट लॉजिक सुजैन को भी उसमें होना चाहिए था, मगर वो नहीं थी, लेकिन उनका पूरा का पूरा ओल्डर फ्रेंड सर्कल था। सो आई फील लाइक ये दोस्ती टूटने के साथ साथ ना काफी सारी चीजें टूट गई हैं सुजैन के लाइफ की। आई मीन काफी सारी चीजें टूट नहीं गई हैं बट लाइक पीछे छूट गई हैं, और अब वो दोस्ती तो नहीं रही है बट काइंड ऑफ दोनों अभी भी एक्वेंटेंसेस हैं। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि 2017 में बाय दिस टाइम इन दोनों की दोस्ती उतनी अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद भी गौरी और सुजैन ने अपनी अपनी इंटीरियर डेकोरेशन कंपनीज, गौरी खान का GKD गौरी खान डिजाइन्स और सुजैन का द चारकोल प्रोजेक्ट, उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन किया था।
इनफैक्ट द चारकोल प्रोजेक्ट के स्टोर में एक पूरा का पूरा फ्लोर असाइन किया गया था गौरी खान के कंपनी के लिए। और जब ये कोलैबोरेशन हो रहा था तो वोग मैगजीन, उसके अलावा और भी बहुत सारी मेन स्ट्रीम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने उसे कवर किया था। सो लाइक उन दोनों के बीच में अब फ्रेंडशिप तो नहीं है, मगर जो भी कह लीजिए अभी से, दे आर एक्वेंटेंसेस, दे जस्ट नो ईच अदर, दे आर इन द सेम इंडस्ट्री, आई मीन जो भी कह लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस इज बिजनेस, तो पर्सनल इश्यूज साइड में करने ही पड़ते हैं। बाय द वे, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। जितना बेकार गौरी खान के इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी को बोला जाता है ना, आई थिंक सुजैन खान की जो कंपनी है वो उतनी ही अच्छी है व्हेन इट कम्स टू डेकोर। आप उनके वेबसाइट पे द चारकोल प्रोजेक्ट पे जाकर के देख भी सकते हो। आई मीन ऑफ कोर्स सारे के सारे पीसेस मिडिल क्लास के अफोर्ड करने के लायक नहीं है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मगर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। लाइक आपको लिटरली लगेगा कि लग्जरी डेकोरेशन ऐसा ही होना चाहिए। नाउ आई डोंट नो कि इसमें सुजैन खान का पर्सनल विजन है या फिर उनके कंपनी में काम करने वाले डिजाइनर्स का ही ये बुरा हाथ है इसमें, लेकिन जिसने भी काम किया है इस कंपनी के फाइनल प्रोडक्ट्स बहुत खूबसूरत हैं। आप एक बार जाकर के चेक कर सकते हैं, चाहे वो फर्नीचर्स हो, डेकोर आइटम हो, पेंटिंग्स हो, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। ऑन द अदर हैंड गौरी खान के इंटीरियर डेकोर बिजनेस में जो भी चीजें हैं वो कुछ खास अच्छी नहीं है। value do Gauri Khan add up to the Charcoal Charcoal project, huge. I definitely feel that Gauri is firstly a very dear friend of mine. Yeah. She's a wonderful person and she's also very innovative, very artistic. So bringing her on to Charcoal Project Hyderabad for me was a great support, and I'm very happy to say that we are both doing very well over there, and we both have a very unique styles and taste which doesn't conflict each other. You know, it only enhances each other. So I am extremely happy that we have Gauri on board as a collaborator for Charcoal Project, and we are hoping to do a lot of great, more exciting things together. आई डोंट नो सुजैन ने ऐसा क्यों कहा कि गौरी बहुत अधिक वैल्यू लाती हैं उनके स्टोर में, मगर मेरे हिसाब से वो सुजैन के स्टोर को, आई मीन सुजैन के बिजनेस को नीचे ही ला रही हैं। बट दैट्स जस्ट मी, मे बी आई एम रॉन्ग। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। दैट्स अबाउट इट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे देखना चाहते हैं देन सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।